हेलो एवरीवन। 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में जो पार्ट ए स्टार्ट कर रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। मनी फ्लो तो साफ आपको दिखाई दे रहा है, मनी मतलब पैसा। तो मनी फ्लो क्या होगा? फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में किसकी बात करूं? कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन कंट्रीज़ हो गई। ये 4 सेक्टर होते हैं ना, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड को कंज्यूमर सेक्टर भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट हो गया एक, और एक आपका हो जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल में अदर कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो मनी फ्लो अगर आ जाता है एक नंबर में, व्हाट इज़ मनी फ्लो, तो क्या लिखोगे? फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो होगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। ये आपका रियल फ्लो होगा। रियल फ्लो किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। और मनी फ्लो किसका होता है? वो तो दिख ही रहा है, नाम से पता लग रहा है, मनी का फ्लो। ये आपका रियल और मनी फ्लो है। दोनों क्या रहते हैं? बोथ आर अपोजिट्स टू ईच अदर। एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? जैसे कोई मिस्टर राम है, अगर उसके पास रियल फ्लो आएगा, मतलब कोई गुड्स एंड सर्विस आएगी, तो कौन सा फ्लो जाएगा? मनी फ्लो चला जाएगा। तो दोनों फ्लो क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक का अगर इनफ्लो होगा तो दूसरे का क्या होगा? आउटफ्लो। ये अपोजिट साइंस। इनको यूं भी लिख सकते हो, लेफ्ट राइट। ये उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज। एक है आपका डिजायर्ड इन्वेंट्री, और एक है अनडिजायर्ड। डिफरेंस समझना दोनों में, नाम से ही पता लग रहा है। डिजायर्ड वो है जिसकी आपको इच्छा है, अनडिजायर्ड आप नहीं चाहते थे ऐसा हो। ये स्टॉक ही होता है इन्वेंट्री। खैर, डिजायर्ड इन्वेंट्री क्या होता है? जो प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से रखता है। क्या बोल सकते हो इसको? डिजायर मतलब हमारी इच्छा जो होती है। स्टॉक मेंटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर क्यों रखता है? फॉर फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर में कोई अचानक से आ गया तो कहाँ से लाएंगे स्टॉक? तो इसीलिए वो रखता है डिजायर्ड इन्वेंट्री। डिजायर्ड इन्वेंट्री प्रोड्यूसर अपनी इच्छा से तीनों स्टॉक रखता है ना, रॉ मटेरियल भी रखता है थोड़ा बहुत, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी रखता है और फिनिश्ड गुड्स भी रखता है। वो डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक होती हैं। क्यों रखी जाती हैं? फ्यूचर में अचानक से किसी ने डिमांड कर दी प्रोडक्ट की, तो फिर हम स्टॉक कहाँ से लाएंगे। अनडिजायर्ड क्या होता है? नॉट मेंटेन्ड बाय दी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर उसको मेंटेन नहीं करना चाहता, जबरदस्ती बच जाता है वो। क्यों बचता है ये? अराइज बिकॉज ऑफ लो डिमांड देन एक्सपेक्टेशंस। आपको ऐसा लगता था कि 100 पेंसिल आपकी सेल हो जाएंगी, लेकिन पेंसिल सिर्फ सेल हुई 80, तो 20 जो पेंसिल बच गई हैं वो कैसा स्टॉक रह गया आपका? अनडिजायर्ड रह गया। आप नहीं चाहते थे। क्यों बच गया वो? क्योंकि जो आपने एक्सपेक्ट की थी ना कि इतनी डिमांड होगी, उतनी हुई नहीं, लो डिमांड हुई है। जितना आपने सोचा था कि इतनी डिमांड हो जाएगी मेरे प्रोडक्ट की, इतने कस्टमर आ जाएंगे, इतनी सेल हो जाएगी, वैसा नहीं हुआ। वो अनडिजायर्ड है। उसके बाद टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी क्या होगा?
आपने पढ़ लिया है ये। वैल्यू ऑफ ऑल कौन सी गुड्स? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी गुड्स? फाइनल। इंटरमीडिएट क्यों नहीं? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुओं की वैल्यू ऑलरेडी कौन सी गुड्स में जुड़ी हुई होती है? फाइनल गुड्स में। तो जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हमारे देश में, बाहर से नहीं आएंगी वो। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, देश के अंदर अंदर जो बना है वो। टाइम पीरियड क्या रहता है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में या एक लेखांकन वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनी, उन सबका टोटल कहाँ बनी? विद इन द कंट्री। ये ध्यान रखना, फाइनल गुड्स विद इन द कंट्री, एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबका टोटल। और उनकी क्या ऐड होती है? वैल्यू ऐड होती है। क्या ऐड होती है? वैल्यू। मतलब मॉनेटरी वैल्यू जोड़ते हो, रुपए में कन्वर्ट करते हो पहले उनकी वैल्यू। कैसे निकलती है ये वैल्यू? जितना पर यूनिट प्राइस है प्रोडक्ट का वो, और जितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है वो। ये है मॉनेटरी वैल्यू या वैल्यू। कैसे निकालते हो? मान लो 10 पेन आपने प्रोड्यूस किए हैं और 2 रुपये का एक पेन है, तो 20 आपका जीडीपी हो गया। बट वो डिपेंड करता है कि वो गुड डायरेक्टली फाइनल गुड है या फिर उसमें और वैल्यू ऐड करके बेची गई है, वो सिचुएशन पे डिपेंड है। फिलहाल वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। आगे चलते हैं। अब ये जीडीपी 2 टाइप्स का था। टाइप्स ऑफ जीडीपी में 2 हैं। नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी, और एक रहेगा रियल जीडीपी। तो अब देखो, अगर मैं इसकी डिफाइन लिखूं, नॉमिनल जीडीपी क्या है? वो जीडीपी है। जीडीपी कैसे निकलता है? जो वैल्यू निकालते हैं ना, वो ये वाली प्राइस इनटू क्वांटिटी। इनको समझना एक बार। तो नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइसेस। मैं फिर बता रही हूँ, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी मतलब वही डेफिनेशन जो आप पढ़ लिया आपने। कैलकुलेटेड ऑन की जगह मेजर्ड ऑन भी लिख सकते हो। देखना एक बार इसको। तो नॉमिनल जीडीपी को ये आपसे कहते डेफिनेशन बनाओ, तो जीडीपी की लिख दो पहले। क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब नॉमिनल की बनाओ, मेजर्ड ऑन करंट ईयर प्राइसेस, बन गई नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी प्लस, बस ये लाइन ऐड करनी है कि इसका मेजरमेंट, नॉमिनल जीडीपी क्या है? वो जीडीपी जिसका मेजरमेंट करंट ईयर प्राइसेस के बेस पे होता है। रियल क्या है? मेजर्ड ऑन, 2 ही तो प्राइस पढ़े थे 11th में इंडेक्स नंबर में। बेस ईयर प्राइसेस, पुराने प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं इनको। ये रियल जीडीपी। अब मैं कहूँ रियल जीडीपी क्या होता है, क्या लिखोगे? भाई वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड ऑन कांस्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर प्राइसेस। ये है नॉमिनल और रियल में डिफरेंस। है तो वो जीडीपी ही, बस कैलकुलेशन में डिफरेंस है।
जिस जीडीपी की कैलकुलेशन करंट ईयर प्राइसेस पे होगी दैट्स नॉमिनल जीडीपी, जिसकी कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस पे होगी दैट्स रियल जीडीपी। फॉर्मूला देखो, नॉमिनल का क्या रहेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, पी फॉर करंट ईयर प्राइस, क्यू फॉर करंट ईयर क्वांटिटी। इधर आ जाइए, पी स्टार इंटू क्यू, क्यू तो सेम है जी जो यहाँ था, करंट ईयर क्वांटिटी वही यहाँ रहेगी। प्राइस कौन सा, बेस ईयर का, प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये फर्क है बस। एक एग्जाम्पल से समझो इसको। मैंने कहा प्रोडक्ट है मेरे पास ए, अभी एक ही प्रोडक्ट का समझा रही हूँ। ईयर है 2015 2016। 2015 में प्राइस क्वांटिटी, 2016 में प्राइस क्वांटिटी, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये। इधर 2 5 6 7 मैंने सिर्फ यूँ लिखा है अजम्पशन। मैं आपसे बोलती हूँ रियल जीडीपी निकालो, किसका, ए का, वो तो प्रोडक्ट का नाम ही है, चलो फॉर ओफे लिख देते हैं, फॉर 2015, थोड़ा ध्यान देना, ईयर वाइज निकालना होता है। 2015 का रियल जीडीपी निकालो। रियल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ईयर प्राइस इनटू क्वांटिटी। अच्छा जी, हमारे पास 2 साल है, 15 और 16, जो जितना पुराना होगा वही बेस ईयर होगा। 2015 तो बेस ईयर है और 16 क्या है, करंट ईयर है। अब देखो ज़रा, 15 का रियल जीडीपी निकालना है, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्टार इंटू क्वान्टिटी, बेस ईयर प्राइस इंटू क्वान्टिटी। क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी है, तो जिस साल की कैलकुलेशन होती है ना, चाहे रियल निकालना हो चाहे नॉमिनल, क्वांटिटी तो वही लेनी है, बस फ़र्क आएगा प्राइस में। अगर रियल निकालना है तो बेस ईयर का प्राइस लो, नॉमिनल निकालना है तो करंट ईयर का लो। अब यहाँ क्वांटिटी तो जो जिस साल की कैलकुलेशन है वही आएगी 5, प्राइस क्योंकि ये रियल जीडीपी है तो इससे पिछले साल का लेना पड़ेगा, इससे पिछला दे ही नहीं रखा, तो क्या करूँ, मजबूरी है, यही प्राइस लेना पड़ेगा और कोई प्राइस ही नहीं है। 2 5 या 10। अब मैं कहती हूँ कि नॉमिनल जीडीपी निकालना है इसी साल का, 2015 का। फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, तो जिस साल की कैलकुलेशन है वही करंट ईयर है, तो प्राइस कितना है 2, क्वांटिटी कितनी है 5 10। सेम कैसे आ गया, एक नोट है आपके लिए कि रियल एंड नॉमिनल आर सेम इन बेस ईयर। जो बेस ईयर है उसमें चाहे रियल निकाल लो चाहे नॉमिनल, आंसर सेम रहेगा। क्यों रहेगा, उससे पहले कोई साल नहीं है, प्राइस चेंज कैसे करूं। अब देखो करंट ईयर की बात करते हैं, 2016 का रियल निकालो, क्या फॉर्मूला रहता है रियल जीडीपी का, पी स्टार इंटू क्यू, बेस ईयर प्राइस इंटू क्वांटिटी। इधर आ जाते हैं 2016 पे। 2016 में क्वांटिटी कितनी थी 7, प्राइस कौन सा लेना है, बेस ईयर का, क्योंकि रियल जीडीपी निकल रहा है और बेस ईयर है कितना 15, तो प्राइस क्या लेना है 2, 2 इंटू 7, 14 आ गया जी। अच्छा 2016 का नॉमिनल निकालो, क्या फॉर्मूला रहता है, करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी।
ध्यान दीजिए, जिस साल की कैलकुलेशन है 2016 की, वही है करंट ईयर। तो करंट ईयर प्राइस से 6 है, सॉरी करंट ईयर प्राइस आपका 6 है, करंट ईयर क्वांटिटी 7 है। 6 7 जा 42 हो गया ना चेंज। 14 था 42 है। मैं फिर बता रही हूँ, बेस ईयर में रियल और नॉमिनल जीडीपी सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बेस ईयर में वही तो करंट ईयर का प्राइस है और वही बेस ईयर का, उससे पहले का ईयर ही नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, करंट ईयर में चेंज होंगे। करंट ईयर में जब नॉमिनल निकलेगा तब तो इसी साल का प्राइस यूज़ करना है, और जब रियल निकलेगा तब पुराना प्राइस बेस ईयर का। क्वांटिटी में कंफ्यूज मत होना, जिस साल की कैलकुलेशन है उसी साल की क्वांटिटी चलेगी हमेशा। रियल और नॉमिनल में जो बांटा गया है जीडीपी को, वो बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस की कैलकुलेशन कौन से ईयर के प्राइसेस के बेस पे हो रही है। तो आज आपको रियल और नॉमिनल को समझना है और इसके डिफरेंसेस को लिखना है, जीडीपी को लिखना है, और डिज़ायर्ड इन्वेंट्री, अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? मनी फ्लो, रियल फ्लो, उसके बाद डिज़ायर्ड इन्वेंट्री, अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री, जीडीपी, और जीडीपी के 2 टाइप्स, रियल एंड नॉमिनल, उनका फॉर्मूला, उनका डिफाइन, उनकी कैलकुलेशन, बहुत सारे डिफरेंस हैं इसके, कम से कम 6 हैं। इसका अदर नेम क्या है? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। इसका क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर, ये चालू कीमतों पर। और भी चीज़ें हैं, इसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करने हैं सारे। तो इस वीडियो में आज जो भी डिस्कस हुआ है वो आपको वीडियो से समझना है, बुक से देखना है, और उसके बाद पीडीएफ से नोट करना है। थैंक यू।